स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारी नई वीडियो में, जहां हम आज करेंगे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद डिटेल्ड एनालिसिस। यानी कि एनालिसिस उनका साथ में ही करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस एक्सप्लेनेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो क्वेश्चन अराइज करेगी और सभी जो कंसेप्ट्स हैं क्लियर होते चलेंगे आपके। ये जो वीडियो है वो हरियाणा सीटी और अगर आप एचटेट का देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुष्यवती वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी। ऑप्शंस हैं पुष्यवती, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन। तो पुष्यवती जो वंश था उसकी स्थापना होती है तो उसके संस्थापक कौन होते हैं? वो होते हैं पुष्यवती खुद ही होते हैं। अपने ही नाम से अपने जो वंश चलाया इसने आगे, उन्हीं के नाम पे इनके वंश का नाम पुष्यवती पड़ा। तो चलिए इसके बारे में कुछ कंसेप्ट्स जान लेते हैं। जैसे पुष्यवती वंश की स्थापना पुष्यवती द्वारा की गई थी। इनकी जो राजधानी थी वो हरियाणा के थानेसर में थी। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन राइज हो जाता है कि पुष्यवती वंश की जो राजधानी है वो क्या थी? तो वो क्या थी? थानेसर। तो पुष्यवती वंश की राजधानी क्या थी? थानेसर। वंश का दूसरा नाम वर्धन वंश था। ये यहाँ से दूसरा कंसेप्ट हो जाता है कि जो पुष्यवती वंश था उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। जो यह जानकारी है कि इसका नाम वर्धन वंश था, यह हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो यह हमें प्राप्त होता है बांसखेड़ा अभिलेख से मिलता है, जो ब्राह्मी और संस्कृत में लिखा गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से यह बन सकता है कि पुष्यवती वंश का दूसरा नाम वर्धन वंश किस अभिलेख में वर्णित किया गया है? तो यह बांसखेड़ा अभिलेख में वर्णित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बांसखेड़ा अभिलेख किस लिपि में या किस भाषा में लिखा गया है? तो वो ब्राह्मी लिपि और संस्कृत में लिखा गया है। चलिए इस जो वंश था उसके राजाओं के जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं इस वंश के, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनके समय अंतराल के बारे में या उनका समय जो अवधि है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले पुष्यवती आता है, फिर आता है नरवर्धन जो 500 से 525 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद जो नरवर्धन के बाद आता है राजवर्धन जो 525 से 555 तक। फिर आता है आदित्यवर्धन 555 से 580 ईस्वी। और फिर आता है प्रभाकर वर्धन 580 से 605। प्रभाकर वर्धन के 3 जो है बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है राजवर्धन, फिर होता है हर्षवर्धन और एक होती है लड़की जिसका नाम होता है राजश्री। तो जो राजवर्धन है वो सबसे बड़ा होता है और हर्षवर्धन से 4 साल बड़ा होता है। जो राजश्री है वो सबसे छोटी है और हर्षवर्धन से 3 साल छोटी है। तो ये जो राजवर्धन था उसका जो समय अवधि है वो 605 से 606 ईस्वी तक है। और हर्षवर्धन जो है ये सिर्फ 1 साल तक ही रहा था हर्षवर्धन। इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो हर्षवर्धन है वो 16 वर्ष की आयु में राजा बनता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री का क्या नाम था। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का क्या नाम था? जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, रजिया, राजश्री, सुल्तान बेगम या हजरत महल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो राइट आंसर हो जाएगा राजश्री। यानी जो प्रभाकर वर्धन था उसके 3 संतान थे, हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री। राजश्री उनकी लड़की थी। देखिए राजश्री के बारे में कुछ कंसेप्ट्स हैं। जैसे राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ग्रहवर्मा के साथ। तो ग्रहवर्मन कौन था? वह मौखरी वंश का शासक था। कहाँ का शासक था? वो कनौज का शासक था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन, जैसे राजश्री का विवाह किससे हुआ? ग्रहवर्मा या फिर ग्रहवर्मन। किस वंश से था? मौखरी वंश से था। कहाँ का शासक था? कनौज का शासक था। अब एक क्वेश्चन ये बनता है ग्रहवर्मा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो यह ग्रहवर्मा जो थे उनकी हत्या
देवगुप्त द्वारा कर दी गई थी। ये देवगुप्त जो है वो आज का जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, वहाँ का शासक था। आज का जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है वहाँ का एमपी और एमएच, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का शासक था ये देवगुप्त। देवगुप्त की हत्या जो है वो राज्यवर्धन द्वारा कर दी जाती है, यानी कि राज्यवर्धन का एक तरह से जीजा हुआ, राजश्री का हस्बैंड, तो उसकी जो मृत्यु करता है वो देवगुप्त करता है। उसका बदला लेने के लिए देवगुप्त की हत्या राजवर्धन द्वारा कर दी जाती है। फिर देवगुप्त का मित्र होता है जिसका नाम था शशांक, वो गौड़ वंश का था। वह अपने मित्र की जो है हत्या का बदला लेने के लिए राजवर्धन द्वितीय का जो है हत्या कर देता है। ठीक है। और जो शशांक है वह गौड़ वंश का था और देवगुप्त का मित्र था। शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष, यानी कि जो जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कटवा दिया था। और जो शशांक है वह शैव वंश का, शैव वंश मतलब भगवान शिव का जो है भक्त था, धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक की हत्या हर्षवर्धन द्वारा कर दी जाती है, यानी कि जब यह राजवर्धन की हत्या कर देता है तो राजवर्धन का भाई हर्षवर्धन अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए शशांक की हत्या कर देता है। तो यह एक चेन क्रिएट करता है, वो चेन हम आके देखेंगे। उसे नाम दिया गया जैसे खूनी जंजीर, यह एक काल्पनिक नाम है कि याद रखने के लिए। जैसे ग्रहवर्मा जो राजश्री का हस्बैंड है वो मौखरी वंश से संबंधित है और कनौज का शासक है। और जो देवगुप्त है वो मालवा का मतलब क्या है, एमपी और महाराष्ट्र का रीजन, तो उसका शासक था। उसने देवगुप्त ने क्या किया, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। इससे राजवर्धन दुखी होता है क्योंकि उसके जीजाजी की हत्या कर दी गई है, तो अपने जीजाजी की हत्या का बदला लेने के लिए वह देवगुप्त की हत्या कर देता है। अब शशांक जो है गौड़ वंश का जो बंगाल का शासक था, वर्तमान में जो बंगाल का एक हिस्सा है उसमें गौड़ वंश शशांक का राज्य था। तो यह इसका देवगुप्त का मित्र था। अपने मित्र की हत्या का बदला लेने के लिए यह राजवर्धन की हत्या कर देता है। फिर क्या होता है, हर्षवर्धन अपने भाई का बदला लेने के लिए शशांक की हत्या कर देता है और राजश्री को बचा लेता है। इससे क्या होता है कि जो बंगाल का रीजन है, गौड़ वंश और मालवा का रीजन है, थानेश्वर का रीजन है, कनौज का रीजन है, सारा हर्षवर्धन के अंदर आ जाता है और हर्षवर्धन का राज्य जो है राज्य विस्तार हो जाता है। आगे देखिए, कुंभ के मेले की शुरुआत किसके काल में हुई थी, यानी कि जो आज अभी पिछले कुछ महीनों में लगा है कुंभ का मेला, उसकी शुरुआत किसके काल में हुई थी। ऑप्शंस हैं जैसे हर्षवर्धन, राजवर्धन, प्रभाकरवर्धन, आदित्यवर्धन। देखिए इसका सही आंसर क्या है, हर्षवर्धन, यानी कि कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन के काल में ही हुई थी। जब हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु का था तो वह राजा बन जाता है और उसकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर। हुनों का आगमन इसके काल में हुआ। इसने उपाधि जो ग्रहण की वो कौन सी उपाधि ग्रहण की, शिलादित्य की। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि शिलादित्य की उपाधि ग्रहण करने वाले शासक का क्या नाम था, तो क्या नाम था, हर्षवर्धन। कब की थी, 612 में, यानी कि 612 ईस्वी में इसने जो है यह शिलादित्य की उपाधि ग्रहण करता है। अहोल अभिलेख जिसकी रचना रविकीर्ति ने की, उसमें हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है जो नर्मदा नदी के तट पर हुआ और उसकी जो होने की समय है वो है 634 से 635 ईस्वी में यह युद्ध हुआ माना जाता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को हरा देता है, जिससे कि हर्ष का दक्षिण में विस्तार रुक जाता है। ये है अपना प्रायद्वीप भारत, यहाँ जो है वो है नर्मदा नदी। जैसे ही हर्षवर्धन दक्षिणी तरफ बढ़ता है तो उसका पुलकेशिन द्वितीय से सामना होता है और पुलकेशिन द्वितीय उसको हरा देता है, जिससे कि हर्षवर्धन युद्ध हार जाता है और उसका साम्राज्य दक्षिण की तरफ विस्तार नहीं हो पाता। जो पुलकेशिन द्वितीय है वह चालुक्य वंश का शासक था। हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। इसी समय चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है भारत आता है और भारत का भ्रमण करता है। जो कुंभ का मेला है, पहले इसे क्या कहा जाता था, महामोक्ष
परिषद कहा जाता था, जो 5 वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती थी। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कुंभ को हर्षवर्धन के समय काल में क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, महामोक्ष परिषद कहा जाता था। आगे देखिए, जो नागानंद है, प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन द्वारा रचित है। यानी ये हर्षवर्धन ने ही इन तीनों रचनाओं को रचा है। जैसी पहली रचना है नागानंद, दूसरी है प्रियदर्शिका और तीसरी है रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था, कि किसे कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार ऑप्शन देखिए, देवगुप्त, बाणभट्ट, हवेनसांग, जीवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, यह एक चीनी यात्री, हवेनसांग एक चीनी यात्री था। उसने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के काल में की थी। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और उसने जो किताबें थी वहां उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया था। उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक शिव की। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि हवेनसांग द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो कौन सी लिखी गई, शिव की। इस शिव की में किसका वर्णन है, भारत के इतिहास का वर्णन है। हवेनसांग को और क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन भी बन सकता है, या कौन सी उपाधियां उसे दी जाती है। उसे शाक्यमुनि, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित कहा जाता है। यानी ये तीनों नाम किसके हैं, हवेनसांग के हैं। हवेनसांग का जन्म जो है चीन के लियोयंग में हुआ था 602 ईस्वी में, तथा उसकी मृत्यु 5 फरवरी 664 को हुई थी। यह गोबी मरुस्थल कंधार से होता हुआ जलालाबाद अफगानिस्तान में पहुंचा था, जहां इसकी मुलाकात हिंदुओं से हुई थी और यहीं इसको आके लगा कि यह भारत पहुंच चुका है। आगे देखिए, हर्षवर्धन का दक्षिण में विस्तार किसने रोका। यानी कि जब हर्षवर्धन विजय पर था तो वह दक्षिण की ओर बढ़ा, क्योंकि यह क्षेत्र तो उसने देवगुप्त और यह क्षेत्र संसाक से छीन लिया था। तो इन दोनों क्षेत्रों पर उसका कब्जा हो चुका था। तब वह नर्मदा नदी के तट से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ना चाहता था। तो उसका जो विस्तार है नर्मदा नदी पर किसने रोक लिया था। ऑप्शन है नागभट्ट, पुलकेशिन द्वितीय, संसाक, देवगुप्त। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने इसका दक्षिण में विस्तार रोक दिया था। चालुक्य वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे, कौन थे महान शासकों में से एक, पुलकेशिन द्वितीय। उनका जो साम्राज्य था वह दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में शामिल था। उनकी उत्तरी सीमा जो है नर्मदा नदी तक फैली थी। वह एक वैष्णव हिंदू थे, यानी वे वैष्णव हिंदू थे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अन्य धर्मों के प्रति सहन थे, यानी उनको भी संरक्षण दिया हुआ था। ऐहोल अभिलेख जो है उसमें चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा यह ऐहोल अभिलेख लिखा गया है और यह अभिलेख जो है 634 से 635 ईस्वी का है। यह संस्कृत में लिखा गया है और यह कर्नाटक के ऐहोल में मेगुती जैन मंदिर में स्थापित है। कहाँ स्थापित है, मेगुती जैन मंदिर में स्थापित है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया, 618 ईस्वी में हराया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया, 618 ईस्वी में हराया। कौन सी नदी के तट पर हराया, नर्मदा नदी के तट पर हराया। और जो पुलकेशिन द्वितीय है कौन से वंश से था, चालुक्य वंश से था। कौन सा धर्म का अनुयायी था, वैष्णव हिंदू धर्म का अनुयायी था। जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित है, यह रवि कीर्ति द्वारा रचित है। कौन सी भाषा में रचित है, तो संस्कृत में लिखा गया है। ये रहा पुलकेशिन द्वितीय की जो था, पुलकेशिन द्वितीय की जीत को ऐहोल शिलालेख में दर्ज किया गया, यानी इसी लड़ाई का वर्णन पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की लड़ाई का वर्णन किसमें है, ऐहोल अभिलेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागभट्ट प्रथम किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन है गुज्जर प्रतिहार, कणव वंश,
पांड्य वंश, गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, यानी कि नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। तो देख लेते हैं इनका टाइम पीरियड। सबसे पहले आते हैं नागभट्ट प्रथम 730 से 760। फिर आते हैं नागभट्ट द्वितीय जिनका शासनकाल होता है 775 से 800 के बीच। फिर आते हैं वत्सराज 800 से 833। फिर आते हैं रामभद्र 833 से 836 ईस्वी। फिर आते हैं लास्ट में राजा महिर भोज 836 से 885 ईस्वी। यह महत्वपूर्ण राजा है गुर्जर प्रतिहार वंश के। इनके बाद भी राजा हुए लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। इनके बाद जो है साम्राज्य का खंडन होना स्टार्ट हो गया और जो अनेक राज्य छोटे छोटे जो इनके अंडर कंट्रोल में थे वो अपने अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा महिर भोज के बारे में कौन सा अभिलेख वर्णन करता है। राजा महिर भोज के बारे में कौन सा अभिलेख वर्णन करता है। ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, अग्रोहा अभिलेख, पिहोवा अभिलेख या फिर एरन अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिहोवा अभिलेख में जो है राजा महिर भोज के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें राजा महिर भोज के बारे में जानकारी मिलती है। पिहोवा जो था एक प्राचीन काल में घोड़े का व्यापारिक केंद्र था। इसे हरियाणा का गया कहा जाता है। वैसे गया कहाँ है, बिहार में है, और इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का गया कहा जाता है। राजा महिर भोज को भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में टकसाल क्या होती है, जहाँ पे सिक्के जो है बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, टकसाल कहा जाता है। पहले कैसे सिक्के बनते थे, पंचमार्क का मतलब क्या होता है कि हथौड़े से पीट कर उनके ऊपर एक चिन्ह अंकित कर दिया जाता था और वह चिन्ह उस राजा का प्रतीक होता था किसी भी तरह का, जैसे हाथी का चित्र हो गया, कमल का चित्र हो गया, फूल पत्ती होगी कोई, इस तरह से उनके ऊपर पंच मार के यानी हथौड़े से पीट कर उनके ऊपर छाप छोड़ दी जाती थी उनके सिक्कों पर। तो ये टकसाल जो है कहाँ मिलती थी, ऑप्शन है हिसार में, अग्रोहा में, बरवाला में या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि जो हरियाणा में टकसाल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। क्या हो जाएगा, बी और सी, अग्रोहा और बरवाला में। हिसार में नहीं थी, किसमें थी, अग्रोहा और बरवाला में। हरियाणा के हिसार और अग्रोहा में प्राप्त होती थी क्या, टकसालें। अग्रोहा में हमें और क्या मिला है, सूर्य देवता की मूर्ति मिली है, टकसाल मिली है, अगर गणराज्य के सिक्के मिले हैं और अग्रोहा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महाराजा अग्रसेन द्वारा की गई थी। यहाँ पर संगीत के 7 स्वर वाली एक ईंट भी मिली है, जिस ईंट के ऊपर क्या है, संगीत के 7 स्वर है, वो कहाँ से मिली है, अग्रोहा से मिली है। क्या लिखा हुआ है, सारेगामापा लिखा हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार है उनके बाद कौन सा वंश आता है। तो ऑप्शन है वर्धन वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, तोमर वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोमर वंश। तो गुर्जर प्रतिहार के बाद तोमरों का शासन आरंभ होता है। तोमर वंश का संस्थापक जो है वो अनंगपाल था। अनंगपाल ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था और इसको सूरजमल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था, वो अनंगपाल ने करवाया था। और अनंगपाल को और क्या कहा जाता है, सूरजमल कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि तोमर वंश का संस्थापक कौन था, अनंगपाल तोमर था। यशस्ती लक यानी यशस्ती लेख में किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह यशस्ती लेख किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन है देवगुप्त, बाणभट्ट, सोमदेव, जीवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। तो यह सोमदेव द्वारा लिखा गया है। यशस्ती लेख जो है वो 10वीं शताब्दी का एक चंपू संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, यह एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें उज्जैनी के राजा यशोधर की कथा है। कथा का आश्रय लेकर जैन सिद्धांतों को समझाया गया है, यानी राजा यशोधर को मेन कैरेक्टर बनाकर उनके ऊपर कथाएं लिखी गई है और उन कथाओं से जैन सिद्धांतों को समझाया गया है।
यह जैन लेखक सोमदेव द्वारा रचित है। कौन से, किसके द्वारा रचित है? सोमदेव द्वारा, जो भारत के वेमुलावाड़ा चालुक्य राज्य के निवासी थे, यानी कि यह एक राज्य था, उसके वो निवासी थे, सोमदेव। नेक्स्ट है कि सूरजकुंड झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी राजा सूरजमल, ऑप्शन डी नागभट्ट प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा सूरजमल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सूरजकुंड झील का निर्माण अनंगपाल द्वितीय, जिसे राजा सूरजमल भी कहा जाता है, द्वारा किया गया था। सूरजकुंड का दूसरा नाम क्या है? मयूर झील। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सूरजकुंड का दूसरा नाम क्या है? वो है मयूर झील। इस झील की किस शताब्दी में बनवाई गई? एक क्वेश्चन, 11वीं शताब्दी में। किस शासक ने इसका जो है मरम्मत करवाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जो है मरम्मत करने का कार्य किया 1351 से 1388 के बीच इसने इसकी मरम्मत करवाई थी। और जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है वह 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच फरीदाबाद में ही लगता है। तो सूरजकुंड झील का फरीदाबाद में, वहीं क्या लगता है? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। तोमर वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? यानी कि तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अनंगपाल तोमर, अनंगपाल द्वितीय, राजा भोज, नागभट्ट तोमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनंगपाल तोमर, यानी कि अनंगपाल तोमर द्वारा तोमर वंश की संस्थापना की जाती है। तोमर वंश की स्थापना जो है अनंगपाल तोमर द्वारा की जाती है। दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया था किसने? अनंगपाल तोमर ने। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि दिल्ली की स्थापना या दिल्ली को किसने बसाया? तो वो किसने बसाया? अनंगपाल तोमर ने। कब बसाया? 736 ईस्वी में। और इसे पहले क्या कहा जाता था? दिल्ली का कहा जाता था। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर, कब की स्थापना? 736 ईस्वी में। पहले क्या कहा जाता था? दिल्ली का कहा जाता था। तोमर वंश का पतन कब होता है? जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है, उसके बाद उसका पतन होना आरंभ हो जाता है। जो आनंदपुर बांध क्या होता है? एक पानी को रोकने का अवरोध होता है बड़े स्तर पर। तो वो बांध जो है वो कब बनाया गया था? वह 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और यह तोमर वंश की जो अवधि है उसी के दौरान बनवाया गया था। महमूद गजनी कहाँ का शासक था? आगे क्वेश्चन बनता है कि महमूद जो गजनी था वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है गजनी का, ऑप्शन बी है गौर का, ऑप्शन सी है कंधार का, और डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी गजनी का शासन भी था और गौर का शासक भी था। नेक्स्ट देखिए, महमूद गजनी जो एक तुर्क था वह गजनी और गौर का शासक था। इसके पिता का नाम जो है वो सबुक्तगिन था। यहाँ पे कर लेना सबुक्तगिन। क्या था? सबुक्तगिन था। गजनी वंश का दूसरा नाम यामिनी वंश था। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गजनी वंश का दूसरा नाम क्या था? यामिनी वंश था। और गजनी वंश के समय खलीफा कौन था? वो था अल आदिल बिल्लाह। ये खलीफा होते थे मुसलमानों के, उस समय कौन था खलीफा? अल आदिल बिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यानी कि जो गजनी है वो कौन सी उपाधि धारण करता है? वह ऑप्शन है यामिन उद दौला, यामिन उद बिल्लाह, मूर्ति भंजक, या यह सभी। तो इसको इन सभी उपाधियों से जो है पुकारा जाता है। इसे यामिन उद दौला भी कहा जाता है, यामिन उद बिल्लाह भी कहा जाता है, और इसको मूर्ति भंजक भी कहते हैं, क्योंकि इसने जो है कई हिंदू जो मंदिर थे उनमें मूर्तियां तुड़वा दी थी, इसलिए इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। महमूद गजनी द्वारा यामिन उद दौला, यामिन उद बिल्लाह और मूर्ति भंजक जैसी उपाधियां धारण की गई थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। टोटल कितनी बार किया था? 17 बार। तो यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो वह किया था 17 बार।
इसका पहला आक्रमण कब हुआ? 1009 में हुआ। कब हुआ? कहाँ हुआ? थानेसर में। यानी कि आपने जो पहला आक्रमण है कब किया? 1009 में किया। और कहाँ किया? थानेसर में किया। और यह हरियाणा का भी पहला ही आक्रमण था। आप दूसरा जो है हमला कब करते हैं? वो करते हैं 1014 में। दूसरी बार कहाँ करते हैं? थानेसर पर करते हैं। दूसरी बार भी थानेसर पर ही हमला करते हैं। और यहाँ अब की बार जो है चक्रवर्ती स्वामी महाराज की मूर्ति को अपने साथ ले जाते हैं। और स्वामी महाराज की मूर्ति यानी कि विष्णु की मूर्ति, ठीक है। जिस समय इसने यहाँ पर विष्णु चक्रवर्ती स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया और हमला किया, तब थानेसर का शासक जो था वो जयपाल था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि महमूद गजनी के 1014 वाले आक्रमण के समय थानेसर का शासक कौन था? जयपाल था। महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हमला कौन सा था? तो वो कौन सा था? ऑप्शन देखिए, थानेसर का हमला, सोमनाथ का हमला, गुजरात का हमला, या फिर अग्रवाल का हमला। तो इसका सही आंसर है सोमनाथ मंदिर पर हमला जो किया था वो गजनी का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हमला था। महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध हमला सोमनाथ मंदिर जो 1025 में हुआ था, वो गुजरात में स्थापित है, वो बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। उस समय वहां का शासक कौन था? चालुक्य वंश के भीमसेन प्रथम थे। यानी ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1025 में जो सोमनाथ का हमला हुआ था उस समय वहां का शासक कौन था? भीमसेन प्रथम था। कौन से वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हांसी पर आक्रमण करने वाला गजनी शासक कौन था? तो ऑप्शन देखिए, मोहम्मद गजनी, मसूद गजनी, मदूद गजनी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मसूद गजनी। मसूद गजनी कौन था? मोहम्मद गजनी का बेटा। हांसी पर आक्रमण करने वाला शासक क्या आएगा? शासक मसूद था। यह आक्रमण 1037 ईस्वी में करता है। उस समय यहाँ का शासक कुमारपाल था। कौन था? कुमारपाल था। मदूद ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन है 1041, 1042, 1043, 1044। तो कब किया था? 1043 ईस्वी में मदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। मदूद कौन था? मोहम्मद गजनी का पोता, यानी कि बेटे का बेटा। तो मदूद आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? मदूद ने हरियाणा पर 1043 ईस्वी में हमला किया था। उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो उस समय था कुमारपाल। यानी कि पूछ सकते हैं कि जब मदूद ने हरियाणा पर हमला किया 1043 ईस्वी में, तो यहाँ का शासक कौन था? कुमारपाल था। कुमारपाल तोमर और मदूद के बीच में जो संघर्ष हुआ, जिसमें कुमारपाल जीत जाते हैं और मदूद जो है हार जाता है। अलबरूनी और फिरदौसी, क्या आएगा? फिरदौसी किसके शासनकाल में थे? किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन है वर्धन वंश, योद्धा वंश, तोमर वंश, गजनी वंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गजनी वंश। यानी गजनी वंश के समय ही अलबरूनी और फिरदौसी आए थे। ये जैसे गजनी वंश के समय आए थे। अलबरूनी ने गीता को क्या कहा है? नायाब इल्म कहा है। और उसने किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का जो है वर्णन किया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि गीता को अलबरूनी ने क्या कहा है? नायाब इल्म कहा है। तथा अलबरूनी की पुस्तक उल हिंद में, किताब उल हिंद में जो है ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? किताब उल हिंद में। और फिरदौसी की रचना जो है वो शाहनामा है। यानी कि फिरदौसी शाहनामा के रचयिता हैं। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई वीडियो को देखने के लिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।